मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कीरा और ब्राइन ने ज़ोरो नाम का एक घर खरीदा होता है। घर में एक पुराने आदमी की तस्वीर लगी होती है और घर के हर दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब से भाषा में सिंबल बने होते हैं और ट्रायंगल बने होते हैं। इस हमिंग के बच्चे स्टीवन और कैली को देखते हैं। एली यहाँ आकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़कर आना अच्छा नहीं लग रहा था। घर का तहखाना देखने के लिए जाते हैं लेकिन इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता और अली के बाहर जाने से पहले ही तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दरवाजे का ताला अटक जाता है। अली को तहखाने में कुछ अजीब सा लगता है। पहले काफी डर जाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर ब्राइन को चाबी मिल जाती है और वो दरवाजा खोल देता है और एली कहती है कि ये घर काफी अजीब है और यहाँ पर नहीं रहना चाहती। शाम को कीरा और ब्राइन की नाइट शिफ्ट होती है और वो ऑफिस जाने से पहले कीरा एली को स्टीवन का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद एली अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर बात कर रही होती है। तभी स्टीवन आकर अचानक से उसे डरा देता है। स्टीवन को ये अजीब सी दिखने वाली खोपड़ी अपने घर के एक अपार्टमेंट से मिली होती है और इस अपार्टमेंट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। जब एली इसके रूम की तलाशी लेती है तो उसे वहाँ पर एक पुराना म्यूजिक प्लेयर एक पजल मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है सेल वे टू अगोला। स्टीवन एली से कहता है कि इसने सुना है कि घर किसी चुड़ैल के पास हुआ करता था जो कि शैतान के लिए काम किया करती थी। इसके बाद जब एली म्यूजिक प्लेयर चलाती है तो एक आदमी की आवाज आती है जो एक मैथमेटिक की इक्वेशन पढ़ता है और इक्वेशन खत्म होने के बाद ट्री की गिनती शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद तहखाने से कुछ अजीब सी आवाज आती है और सारे घर की लाइट चली जाती है। एली के लिए घर नया होता है। वो काफी डर जाती है और अपनी माँ को मदद के लिए फोन करती है। इसकी माँ कहती है कि वो तहखाने में जाकर एक बार बिजली का सर्किट चेक कर ले, लेकिन तहखाने में काफी अंधेरा होता है और एली वहाँ जाने से मना कर देती है और उसकी माँ किसी तरह इसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तहखाने में सिर्फ 10 चिड़िया है। वो एली को 10 तक काउंटिंग करने के लिए कहती है और जैसे ही एली 10 तक काउंटिंग करती है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद की काउंटिंग की आवाज भी कीरा को फोन पर सुनाई दे रही थी। कीरा काफी घबरा जाती है और ब्राइन को साथ लेकर घर पर आ जाती है। वो तहखाने में आकर एली को ढूंढते। तहखाने में एली कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो सारे घर में एली की तलाश करते हैं लेकिन एली इन्हें कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वाले भी काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन एली का कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर वो पुलिस वाले इन्हें कहते हैं कि एली अपने दोस्तों के यहाँ चली गई होंगी और सुबह तक वापस आ जाएंगी। अगली सुबह वो अपने पड़ोसियों को साथ लेकर जंगल में एली को तलाशने के लिए जाते हैं लेकिन एली वहाँ पे नहीं मिलती। ब्राइन को लगता है कि एली को अपने दोस्तों को छोड़कर आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो इनसे बदला लेने के लिए वहां से भाग गई है। लेकिन कीरा को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि कीरा ने फोन पर कुछ अजीब सी काउंटिंग सुनी थी। कीरा एली की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाती है। पुलिस वाला उसे बताता है कि इन्होंने बस और ट्रेन के सारे कंपास चेक किए हैं और एली का कोई भी फुटेज नहीं मिली। इन्होंने एली के सारे दोस्तों से भी पूछताछ की है और एली का कोई भी क्लू नहीं मिला और सबसे बड़ी बात एली का मोबाइल भी इन्हें अभी तक नहीं मिला। कीरा पुलिस वालों को दोबारा से घर की तलाशी लेने के लिए कहती है लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अब तक इन्हें कोई क्रिमिनल केस नहीं लग रहा, इसीलिए वो इसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। इसके बाद कीरा अपने घर वापस आ जाती है और घर के दरवाजे के ऊपर देखती है जहाँ पर लिखा होता है फॉल वेट टू अगोला। वो इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है। काफी रिसर्च करने के बाद इसे एक सांप की तस्वीर दिखाई देती है और एक स्टार का सिंबल मिलता है। स्टीवन से पूछती है कि इस दिन क्या हुआ था। तो स्टीवन बताता है कि एली ने म्यूजिक प्लेयर चलाया था और कीरा इस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो एली की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पिक्चर देखती है जिसमें एली ने अपने पैर पर एक टैटू बनाया होता है और लिखा होता है कि कोई भी भगवान नहीं होता। बात कीरा तहखाने की तलाशी लेने के लिए दोबारा चली जाती है और बने हुए रोमन्स नंबर्स को देखती है और आखिरी स्टेप पर बनी इक्वेशन को भी देखती है। ये वही इक्वेशन थी जो म्यूजिक प्लेयर पर भी लिखी हुई थी। जब वो यूवी लाइट जला कर देखती है तो दीवार पर काफी ज्यादा लाल कलर के डिस्टर्बिंग फेसेस बने हुए थे। इसके बाद वो वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाती है लेकिन वहाँ पर इन्हें कुछ खास नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कीरा को एली की बहुत ज्यादा याद आती है और वो फैसला करती है कि एली को वापस लाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कीरा अपने फोन पर एली की आवाज सुनने लगती है और कुछ देर के बाद बेसमेंट से काउंटिंग की आवाज आने लगती है
और इस आवाज का पीछा करते हुए तह खाने की ओर चली जाती है। तह खाने में जाने से पहले वो स्टीवन की बॉल को सीढ़ियों से नीचे गिराकर देखती है। वो सुनती है कि बॉल की आवाज काफी देर तक आती है और जब वो वहां पर जाकर देखती है तो उसे वहां पर कोई बॉल दिखाई नहीं देती। उसे बस वही दिखाई देती है जिसे उसने पहले देखा था। अगली सुबह कीरा नोटिस करती है कि घर के सभी दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब से दिखने वाले साइन बने हुए हैं। कीरा घर में बने इन सारे साइंस की फोटो अपने फोन में क्लिक करती है और अपने ऑपरेशन करने के लिए कहती है। वो लड़की काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो लड़की बताती है वो भी लैंग्वेज है और इन सारी चीजों को जोड़ने के बाद मतलब बनता है रिवाइवल, जो कि ह्यूमन मैथोलॉजी का एक सी क्रिएचर है। इस आने के बाद कीरा इंटरनेट पर लिवाइदन के बारे में सर्च करती है तो उसे एक सांप की तस्वीर दिखाई देती है जो इसी सांप से मिलती जुलती थी, जिसकी तस्वीर सोलवेटो अगोला के पास बनी हुई होती है। इसके बाद वो रिकॉर्डर प्लेयर चलाती है। रिकॉर्डर प्लेयर में काउंटिंग होने लगती है और ओबेकस अपने आप मूव होने लगते हैं। बाद वो घर में बने एक आदमी की पेंटिंग को देखती है जिसका नाम जॉन फेदरस्टोन होता है और उन फेदरस्टोन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो इसे पता चलता है कि इसकी फैमिली के सारे मेंबर्स गायब हो चुके थे। तो सिर्फ इसकी एक बेटी रोज थी। इस टाइम पे खाने से हवा चलती है और सारे घर की लाइट्स चली जाती है। तभी स्टीवन की चिल्लाने की आवाज तय खाने से आती है। हीरा स्टीवन को बचाने के लिए तय खाने की ओर भागती है पर दरवाजा लॉक होता है और इसे चाबी नहीं मिलती। जब वो की होल से अंदर देखने की कोशिश करती है तो इसे किसी अजीब से जानवर की आंख दिखाई देती है और वो डर के पीछे हट जाती है। तो वो देखती है कि स्टीवन तो उसके पीछे ही खड़ा होता है। तभी तय खाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और घर की लाइट भी वापस आ जाती है। फिर कीरा तय खाने की चाबी को बाहर लटका कर तय खाने में चली जाती है। अपनी फोन की लाइट जलाकर देखने लगती है। फिर तय खाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कीरा अंदर लॉक हो जाती है। वो स्टीवन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन स्टीवन चाबी तक नहीं पहुंच पाता और वो कुर्सी लेने के लिए चला जाता है। कीरा इंतजार कर रही होती है और गलती से इसका फोन हाथ से छूट जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी से किसी की आवाज आती है जो कीरा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। कीरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और इन पर ब्राइन आ जाता है तो दरवाजा खोल देता है। थोड़ी देर के बाद कीरा ब्राइन से कहती है कि इसने किसी स्पिरिट को तहखाने में महसूस किया और इसका फोन भी वहाँ पर गिर गया। वो कहती है कि फिदरस्टोन फैमिली के मेंबर्स भी एली की तरह ही गायब हो गए थे जो आज तक नहीं मिले। पर ब्रायन को इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो फोन लेने के लिए खुद ही तहखाने में चला जाता है लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी फोन नहीं मिलता। घर में वो लोग रह रहे थे। इस घर का मालिक फिदरस्टोन एक बहुत बड़ा मैथमेटिक एक्सपर्ट था। अगले दिन कीरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के एक प्रोफेसर से मिलने जाती है। कीरा से वो इक्वेशन देती है तो तहखाने में लिखी हुई और जब वो इस इक्वेशन को पढ़ता है कमरे की लाइट अपने आप ही फ्लिकर होने लगती है। फिदरस्टोन का बेटा बीमार हो गया और इसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। वहाँ क्या हुआ था इसके बारे में इसकी बेटी रोज ही बता सकती है। वो प्रोफेसर कहता है कि इक्वेशन किसी दूसरे पोर्टल को खोलने का एक जरिया है और इसका हल ढूंढने के लिए वो थोड़ा टाइम मांगता है। फिर कीरा अपना नया फोन लेकर घर वापस आती है और जब वो फोन स्विच ऑन करती है तो उसे प्रोफेसर की कॉल आती है। वो प्रोफेसर बताता है कि वो कीरा को काफी देर से कॉल कर रहा था लेकिन हर बार एक अजीब सी काउंटिंग अपने आप शुरू हो जाती। फिर वो कहता है कि इसने अपनी कुलीग से एक ऐसी इक्वेशन के बारे में बात की और इसने बताया कि ये इक्वेशन पूरे मंत्र या अधूरे सीक्वेंस है जो दूसरे डायमेंशन के साथ लिंक्ड है। ब्रायन को लिवाइदन के बारे में बताने लगती है लेकिन ब्रायन को इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इक्वेशन को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर तहखाने में चला जाता है। जैसे ही वो सीढ़ी पर वार करता है तो सीढ़ी पर हल्की सी भी खरोच नहीं आती। ऑर्डर प्लेयर अपने आप ही बजने लगता है और स्टीवन हाइडर कंपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। इसे वहाँ पर एली दिखती है जिसके चेहरे पर काफी सारे निशान बने हुए थे। जब स्टीवन मदद के लिए चिल्लाता है तो कीरा और ब्रायन वहाँ पर आ जाते हैं। रिकॉर्डर प्लेयर की गिनती 10 पर अटक जाती है और एली भी वहाँ से जा चुकी होती है। बस मिलता है तो इसका फोन। लेकिन इन सारे मामले की जानकारी लेने के लिए कीरा फिदरस्टोन की बेटी के पास जाती है और अपनी बेटी एली के बारे में बताती है और इसे मदद मांगती है। रोज कागज पर वाइदन का नाम लिखती है और कहती है कि ये नर्क का 7वां राजकुमार है।
इसी इसकी फादर ने साइंस और मैथमेटिक्स का यूज करके एक पोर्टल खोलकर बुलाया था ताकि वो इसके बीमार भाई का इलाज कर सके। और ये सारा रिचुअल सिर्फ तहखाने में नहीं बल्कि पूरे घर पर किया गया था। लेकिन इस शैतान ने उल्टा फिदर स्टोन की फैमिली को ही अपने साथ लेकर चला गया। बची तो सिर्फ रोज। गाड़ी में कीरा प्रोफेसर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती बल्कि काउंटिंग शुरू हो जाती है। फिर घर पर इसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है और वो सभी ट्रायंगल्स को साथ जोड़कर एक बना लेता है। ये स्टार का सिंबल नर्क के पहरेदार बेफोमेट का साइन होता है। ब्रायन को भी कीरा की बातों पर यकीन हो जाता है कि इस घर में दूसरे डायमेंशन को खोलने के लिए रिचुअल किए गए थे और सेलवेट टू अगोला का मतलब नर्क का दरवाजा खोलने से था। इसके बाद कीरा रिकॉर्डर प्लेयर को चलाती है और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। देखते हैं कि स्टीवन हिप्नोटाइज होकर धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगता है। तभी घर की लाइट भी चली जाती है और दोनों स्टीवन के पीछे तहखाने भागते जाते हैं, लेकिन स्टीवन वहां पर नहीं होता। इसके बाद वो घर में स्टीवन को ढूंढने लगते हैं। फिर इन्हें स्टीवन उस अपार्टमेंट की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तभी वो लोग स्टीवन को पकड़कर लाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि स्टीवन की बॉडी पर बिफोमेट का साइन बना होता है, मतलब कि बिफोमेट ने इसे चुन लिया था। तभी स्टीवन कहता है कि मैंने तहखाने में एक राक्षस को देखा, इसके बड़े बड़े सींग थे। तभी कीरा पीछे मुड़कर देखती है तो ब्रायन भी खड़ा होकर उल्टी गिनती पढ़ रहा होता है। और गिनती खत्म होने पर ब्रायन कहता है कोई यहाँ पर आ चुका है। वही तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। अब बिफोमेट के आने का आगाज होता है। कीरा दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान इसे ढूंढ लेता है। वो अपनी जान बचाने के लिए तहखाने में चली जाती है। तहखाने की सीढ़ियाँ वो काफी लंबी हो जाती है और सीढ़ियों की एंड में एक दरवाजा होता है, जिसे खोलने के बाद इसे एक रास्ता मिलता है और वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है। पर लोगों की बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है और सब अपनी बारी आने के लिए काउंटिंग कर रहे थे। इसे वहां पर एली भी दिखाई देती है, जिसे वो इसके टैटू से पहचान लेती है। एली को लेकर वापिस आज घर में आ जाती है। वापिस आने के बाद वो तहखाने का दरवाजा बंद कर देती है। घर के सभी मेंबर सेफ होते हैं। वो सबको वहां से भागने के लिए कहती है। ऐसे ही कीरा दरवाजे को खोलती है तो सभी लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं और कीरा देखती है कि दरवाजे के बाहर बहुत सारी सीढ़ी है। बाद हम कीरा को भी काउंटिंग करते हुए सुनते हैं। वो घर अब शहर में नहीं बल्कि नर्क में होता है और वो सब लोग दूसरे डायमेंशन में आ चुके हैं, तो जिंदा भी है और मर भी चुके हैं।